तो स्टूडेंट जेईई एडवांस 2001 पेपर 1 का सेक्शन 4 लास्ट सेक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने पहले 3 सीरीज में सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 डिस्कस कर लिया है। हम हर एक पेपर को सेक्शन वाइज डिस्कस कर रहे हैं। हर सेक्शन को सॉल्व करने की अलग तरीका रहता है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ये हमारा था इंटीजर बेस। तो बड़ा पहला जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट का था। इसमें एक अल्फा पार्टिकल लिया और एक सल्फर आयन लिया, मास 32, सिंगली चार्ज सल्फर आयन, यानी कि चार्ज 1 लेना है। दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल V और रेडियस का रेशो चाहिए। रेडियस का रेशो देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन आईटी पूछा, जरूरी नहीं कि आईटी हमेशा टफ ही क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं है। तो R का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? द फार्मूला ऑफ इज R इज mv, जिसे मोमेंटम भी कह सकते हैं, बाई QB, यानी √2km बाई QB। यहां पर काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे या वेलोसिटी ने बेसिकली हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में क्यों ना रहे, क्योंकि यहां पर कहा गया कि एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल V, तो कॉमन फैक्टर देने रेशो निकालना है। तो K कैन बी रिटन एज QV। तो R का फार्मूला बन गया √2k यानी QVm बाई QB। Q सेम है, देख लो, सिंगली चार्ज है और अल्फा पार्टिकल नहीं, Q सेम नहीं है। दूसरा हमारा क्या है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के लिए Q कितना होगा? +2 यूनिट, और वो सिंगली चार्ज है। Q अल्फा इज +2, Q सल्फर इज +E, राइट। और मास m अल्फा इस +4 यूनिट, U लिख लेता हूं, और m सल्फर इज देना उसी में 32 यूनिट। तो मुझे रेशो चाहिए RS बाई R अल्फा। इस फैक्टर को मैं लिख सकता हूं √2Vm बाई Q इंटू B। ऊपर रूट Q है, नीचे Q है, तो रूट Q नीचे रह जाएगा। तो जब मैं RS बाई R अल्फा करूंगा तो कौन कौन से फैक्टर मेरे कैंसिल होने वाले? V, 2 और B। ये कॉमन फैक्टर कट जाएगा, तो क्या बचा? कॉमन तो कट गया, अब बचा क्या? सिर्फ M और Q, यानी MS बाई QS। ये रिवर्स हो जाएगा डिवीजन में, √Q अल्फा बाई M अल्फा। तो ये फैक्टर कितना हो जा रहा है? MS बाई QS, 32 डिवाइड बाई +E। तो √32, E से E यहां कैंसिल होने वाला है, यहां QS नीचे वहां Q ऊपर है, तो E से E कैंसिल हो जाएगा √E। ये फैक्टर कितना बचेगा? M अल्फा बाई Q अल्फा, 4, 2 बाई 4, तो 1 बाई √2 यानी √16 यानी 4। तो बेसिक क्वेश्चन था, एक अल्फा पार्टिकल लिया, एक सल्फर आयन लिया, रेडियस का रेशियो कैलकुलेट करा दिया। तो बेसिक हम कह सकते हैं कि ये एडवांस लेवल का नहीं है। तो वैसे भी एडवांस लेवल में सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते, कुछ क्वेश्चन मेंस लेवल के होते। तो ये एक्चुअली एक सिंपल फार्मूला बेस्ड मेंस लेवल क्वेश्चन था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। वेरी इंपॉर्टेंट और डिफरेंट क्वेश्चन था मेरे पास डबल रोटेशन का, क्योंकि यहां पर देखो क्या कहा जा रहा है, थिन रॉड ऑफ मास m and length a is free to rotate in a horizontal plane about a vertical axis passing through point O, and a thin circular disc of mass m and a by 4 is pivoted on this rod with center at a distance a by 4। यानी ये डिस्टेंस कितनी होगी मेरी? This distance is 3a by 4. An outside observer finds the rod is rotating with angular velocity omega and the disc is rotating about with this the total angular momentum system about the point O। बहुत छोटे से और एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे है जो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर कोई सिस्टम एक रिजिड बॉडी है, सिर्फ एक,
और ये मेरा कोई पॉइंट पी है जिसके बाद मुझे एंगुलर मोमेंटम लिखना है, तो मैं एलपी क्या लिख सकता हूं, ICM प्लस M R क्रॉस VCM, या इस फैक्टर को हम R क्रॉस P भी कहते हैं। अगर इसके साथ अगर एक से ज्यादा रिजिड बॉडीज है तो हमें सबका अलग अलग लिखकर उस पॉइंट P के अबाउट ऐड करना पड़ता है। हाँ, अगर ये P यहां पर ही हो, हिंज पॉइंट हो, तो शॉर्ट में हम कभी कभी LP को डायरेक्ट, यही फार्मूला रिड्यूस हो जाता है क्योंकि उस केस में VCM की वैल्यू क्या हो जाती है, ओमेगा क्रॉस R, तो उस केस में LP को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं IP ओमेगा, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ये इन दोनों फैक्टर का समेशन होता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह होता है कि जब दो बॉडी रिजिड होती हैं, ध्यान से समझना, एक दूसरे के साथ वेल्ड करके जोड़ती जाए और चाहे इन्हें इस एक्सिस के बाद रोटेट कराओगे, तो अगर मैं यहां पर एक लाइन बना दूं तो ये पूरी लाइन इसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करेगी। और इस P पॉइंट के अबाउट अगर मुझे नेट एंगुलर मोमेंटम लिखना हो तो मैं डायरेक्ट बॉडी 1 का IP1 कह दूंगा एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बॉडी 2 का ले लूंगा, इनटू ओमेगा कर सकता हूं। पर अगर यही दो बॉडीज वेल्डेड हो, दो रिजिड बॉडीज, तो इट इज इंडिपेंडेंट टू हैव इज ओन ओमेगा। तो ऐसे में एंगुलर मोमेंटम एक ही इक्वेशन से आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे। आपको जब नेट एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो LP1 प्लस LP2 करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखना, यहां पर ये डबल हिंज प्रॉब्लम है, इसको भी मैं एक वीडियो सोच रहा हूं बनाऊंगा, डिटेल में हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का जब सेपरेट एग्जिस्टेंस होगा तो आपको एंगुलर मोमेंटम अलग अलग निकालना पड़ेगा और आपको एक जनरल फार्मूला भी यूज करना पड़ सकता है, क्योंकि ये डायरेक्ट लगाने के लिए ये उस बॉडी का हमारा फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन होना चाहिए। क्लियर? तो ये छोटा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपसे एक शॉर्ट में डिस्कस किया, पे हमने रोटेशन के कॉन्सेप्ट को समझा। अब देखो, अब इसे सॉल्व कैसे करना है जरा इसको समझते हैं। देखो यहां पर ये P पॉइंट, ये C इसका सेंटर मान लेते हैं और ये P यहां पर एक पॉइंट हो गया रॉड का, ठीक है, जहां पर ये बॉडी हमारी हिंज है। अब इस सिस्टम का जो मुझे, ये तो एंगुलर वेलोसिटी है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी को मैं ओमेगा डैश लिख रहा हूं, जो कि 4 टाइम्स ऑफ रॉड दी गई है। ये रेडियस हम मान लेते हैं R और दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r। यहां पर सेंटर ऑफ मास की एक वेलोसिटी होगी VCM, तो VCM और VP सेम होंगे क्योंकि सेंटर मास और ये P पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी, R की वैल्यू इस प्रॉब्लम में कितनी दी गई हमें, R विल बी इक्वल्स टू 3a/4, तो ये आ जाएगा 3a/4 इनटू VP, रॉड के किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी होगी, इनटू दिस ओमेगा। क्योंकि जब कोई सिस्टम प्योर रोटेशन में, हमें मालूम है अगर कोई सिस्टम एक एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन में है तो ये पॉइंट की अगर ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो ये वेलोसिटी होती है हमारी R ओमेगा। तो VC हमारा निकल गया, डिस्टेंस R निकल गई, ओमेगा डैश निकल गया। अब देखते हैं इस एंगुलर मोमेंटम को कैसे निकालना है। यहाँ पर सिस्टम में दो चीजें हैं, रॉड और डिस्क। इन मैंने अभी डिस्कस किया, वेल्डेड नहीं है, ये दोनों सेपरेट एंटिटी है। ये डिस्क अपने ऐसे अलग से एक एंगुलर वेलोसिटी से घूम सकती है, तो इसलिए जब मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा अबाउट O, तो आई विल राइट L रॉड प्लस L डिस्क। अब L रॉड कितना होगा, बहुत आसान है, ओमेगा ऐसे है, ये सीधा सीधा आ जाएगा हमारा M L की वैल्यू है यहां पर A। अब चैलेंज है, ये एन कैप मेरा यही यूनिट वेक्टर है इसी डायरेक्शन में। अब चैलेंज है मेरा डिस्क का लिखना, तो डिस्क को जब मैं इस एक्सिस के अबाउट लिखूंगा तो ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है और ये एक्सिस सेंटर मास से जुड़ा हुआ है और वी विल बी, इस कारण इसके सेंटर मास की वेलोसिटी 0 नहीं है, ठीक है। और जब मैं रॉड का एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा, लिख चुका हूं सॉरी, रॉड का तो हमने लिख लिया, अब डिस्क का लिखेंगे O के अबाउट, तो मैं दो टर्म लिखूंगा, LCM प्लस R क्रॉस
PCM, तो LCM डिस्क कितना हो जाएगा? इसकी रेडियस R की वैल्यू यहां कितनी है? A/4, तो m R²/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया into omega dash is here 4 ओमेगा, यूनिट वेक्टर सेम है तो n कैप लिख लेंगे। और दूसरा फैक्टर इसे मैं LT कह लूं। अब P और R, P क्रॉस R लीनियर मोमेंटम नहीं, M VCM क्रॉस R एंगल है 90 डिग्री और R VCM ऐसे सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जो टर्म है LT ऑफ डिस्क यानी एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये आ जाएगा M VCM R इंटू n कैप, क्योंकि R और P के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है यहां पर। ठीक है, देखो रॉड ऐसे, ये वेलोसिटी ऐसे, तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। और VCM की वैल्यू मेरी कितनी है? VCM इज माई R इंटू ओमेगा। R कितना है? 3A/4, तो M R² इंटू दिस इज n कैप, और R की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो M इंटू 3A/4 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा, और LCM मेरा कितना आया हुआ है यहाँ पे? अगर मैं R की वैल्यू पुट कर दूं, ये R डिस्क है A/4, हाँ ये रेडियस जो है क्वेश्चन में हमें डिस्क की रेडियस जो है A/4 दी गई है। देखिए एक बार इसे क्रॉस चेक कर ले। रोड विद सेंटर एट ए डिस्टेंस A/4 ऑफ रेडियस A/4, ठीक है। तो M/2 इंटू A/4 का होल स्क्वायर इंटू 4 ओमेगा, तो दिस इज LT, दिस इज LCM, राइट, और दिस इज L लोड। ये MA²/3, ये यूनिट बना लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी के लिए, यहां पर ये सिंबल यूज हो रहा है। तो दिस टर्म सब एक ही डायरेक्शन में है और दो टर्म ये हो गई। इन तीनों वैल्यूज को यहां रख दो, यूनिट वेक्टर सबका सेम है, सारे पैरेलल हैं, ऐड करना है। तो नेट L जो आएगा हमारा इस क्वेश्चन में वो आ जाएगा, जब हम यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 49/48 MA² ओमेगा। तो कंपेयर करने पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 49। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन था जिसमें उसने रिजिड बॉडी का आपका बेसिक टर्म एंगुलर मोमेंटम लिखने की टर्म चेक कराई, और साथ में एक कॉन्सेप्ट और ये चेक करा लिया कि जब हम यहाँ पे हिंज कर देंगे तो वी कैन नॉट ट्रीट इट बोथ द बॉडी एज ए सिंगल सिस्टम। अगर ये वेल्डेड होता, अगर यहाँ पर IIT कह देता कि ये वेल्ड है, तो ये 4 ओमेगा का एग्जिस्टेंस नहीं होता। तब नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट के अबाउट लिखते हैं, इंटू ओमेगा मल्टीप्लाई करते, आंसर आ जाता। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पेपर का। ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए लार्ज होलो स्फेरिकल कंटेनर दैट इज मेंटेन्ड एट 0 केल्विन एट टाइम t is equal to 0। ये 200 है एंड द टेम्परेचर ऑब्जेक्ट बिकम 100 K एट t is equal to T1 and 50 K at t is equal to T2। Assume the object and the container to be ideal black bodies. The heat capacity of the object does not depend upon the temperature। ये इस तरह का एक क्वेश्चन IIT में पहले भी आ चुका है। इस पेपर में ये दूसरा ऐसा क्वेश्चन है जो IIT ने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके दिया है। उसमें ये क्वेश्चन एक आया था कि स्फेरिकल बॉडीज को, एक स्फेरिकल बॉडी T टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी वैक्यूम में रखी गई थी, उसका टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना था। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत आसान है। मान लेते हैं इस बॉडी की S है और हीट कैपेसिटी S और टेम्परेचर T है, तो किसी भी समय माइनस S dt/dt क्या होगा? रेट ऑफ हीट लॉस।
अब बाहर जो है मेंटेन किया गया है 0 केल्विन। The temperature of the object become 100 Kelvin and 50 Kelvin. टेम्परेचर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, तो ये पर यूनिट टाइम जो एनर्जी लूज करेगी U, उस U की वैल्यू कितनी होगी? ये हमारा हो गया हीट लॉस पर यूनिट टाइम। और ये हीट लॉस हो किस फॉर्म में रहा होगा? ड्यू टू रेडिएशन। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फॉर्मूला होता है E A सिग्मा T की पावर 4 माइनस T सराउंडिंग की पावर 4 लॉस पर यूनिट टाइम। E इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। E इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, एरिया को A ले लेते हैं, सिग्मा को सिग्मा ले लेते हैं, तो इसे हमारा हो जाएगा कुछ इस फैक्टर को K मान लेते हैं, या हम ऐसे ही रहने देते हैं A, क्योंकि रेशियो कटना है, सिग्मा T की पावर 4 तो माइनस S dt बाई dt will become equals to A सिग्मा T की पावर 4, राइट। तो अब देखो कितना बेसिक से चीजें हैं, तो कोई बहुत ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम करते हैं हीट लॉस वगैरह की, इसमें टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बस न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन नहीं दिया, इसमें दो थ्योरी होती है, एक स्टीफन्स लॉ बेस्ड और एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यहाँ नहीं लगना है, तो dt अपॉन T की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A सिग्मा बाई S इंटू डी टी। एट टाइम T इज इक्वल टू 0 द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज 200 केल्विन। और एट टाइम T इज इक्वल टू T1 ये 100 हो जा रहा है। इसको मैं फैक्टर लिख लूं Z, कांस्टेंट है T1, dt अपॉन T की पावर 4 यानी T की पावर -4, T की पावर -4 का इंटीग्रेशन फार्मूला, T की पावर माइनस T की पावर यानी x की पावर n का फार्मूला लगना है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहां से ये इंटीग्रेशन में मेरा आएगा T की पावर -3 डिवाइडेड बाई -3। इस -3 को इधर भेज देते हैं, तो 3ZT1 इज इक्वल टू T की पावर -3 मतलब T क्यूब यानी 1 बाई 100 क्यूब माइनस 1 बाई 200 क्यूब, ठीक है। इसे हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हमारी T1 की इक्वेशन बन गई। अगर मैं T2 की इक्वेशन बना रहा होता तो क्या फर्क होता? इंटीग्रेशन इक्वेशन मेरी सेम होती, मैंने जो लिमिट 0 से T1 ली है और टेम्परेचर 200 से 100 लिया है, वो टेम्परेचर मैं लेता द टेम्परेचर ऑफ द फिगर एट T इक्वल टू T1 पर, देखो 0 से ले रहा है, T इक्वल टू T1 पर 100 के, T1 से T2 नेक्स्ट नहीं है, वो एब्सोल्यूट T चल रहा है, तो T2 पर 50 के, यानी यही लिमिट आपको यहां से 0 से T2 करेंगे, तो यानी ज्यादा फर्क नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, बेसिक पॉइंट है सिंपल सा, कि इसी इक्वेशन में अगर मैं यहां पर करूंगा तो 3ZT2 विल बिकम इक्वल्स टू इसको जरा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 1 बाई अगर मैं 100 क्यूब को कॉमन ले लूं तो 1 माइनस 1 बाई 8 बच रहा है। तो ये 3ZT2 में क्या फर्क होता? यहां पर जब मैं लिमिट डालता तो 200 से 100 की बजाय मैं लिमिट डालता 200 से 50। और 50 को अगर मैं 100/2 लिख दूं तो 8/100 क्यूब
50 को मैंने लिख दिया 100/2 और 1/100³ कॉमन ले लूं तो 8 माइनस 1/8। अब 3z/t2 को 3z/t1 से डिवाइड करो तो t2/t1 will become equals to 8 minus 1/8, 63/8, 8 minus 1/8, 63/8 डिवाइड बाई 1/100³ कट जाता 1 minus 1/8, 7/8, 63/7 9। दिस आंसर इज 9। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन था, जिसमें एक T2/T1 का रेशियो निकालना था, जिसको हमने सिंपल हीट लॉस पर यूनिट टाइम को ध्यान समझना, हीट लॉस पर यूनिट टाइम जो कि -dt/dt होगा, उसको कंपेयर कर दिया रेडिएशन लॉस U से, सिंपल एक इक्वेशन बनाई, इंटीग्रेट किया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, तो ये हमारे पेपर 1 का जो एनालिसिस था वो कंप्लीट हो गया।